गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिवीजन करेंगे इंडियन पॉलिटी का। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एक कांस्टेबल की, यूपी कांस्टेबल की, एसआई की या कोई भी एग्जाम की जो हाल फिलहाल में आपका होने वाला है, तो कुछ ऐसे सवालों के बारे में आज बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और अगर आप चाहेंगे तो ऐसी सीरीज इसके बाद भी आपके साथ हम शेयर जरूर करेंगे। तो जिस प्रकार आपका रिस्पांस रहेगा उस तरह से हम और सारी चीजें और अच्छे सवाल आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और इस तरीके से पढ़ना है कि जिससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, री एग्जाम की, वो लोग अपना रिवीजन भी साथ साथ करते रहेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन भी करेंगे इंडियन पॉलिटी का। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस तरह का और भी क्लास आपको चाहिए, जो और अच्छे सवाल आपके सामने हम लेकर जरूर आएंगे। तो अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो ऐसे बहुत सारे क्लास हम आपके साथ शेयर करेंगे। पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री के भी सवाल आपसे कराए जाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऐसे सवाल जो महत्वपूर्ण है और उनको पढ़ने के साथ साथ इस तरीके से पढ़ा जाएगा जिससे आपका रिवीजन भी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंडियन पॉलिटी के कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। भाई रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, यह सवाल पूछता है। जैसा आप जान रहे हैं कि दो युद्ध लड़े गए जो सबसे निर्णायक युद्ध माने जाते हैं। 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध, और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो वर्चस्व है भारत में बढ़ने लगी, शक्ति उनकी बढ़ने लगी। और दूसरा युद्ध लड़ा गया 1764 में बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। और जब बंगाल पर अधिकार कर लिया तो सबसे पहला गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। और 1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में लगाया द्वैध शासन। 1765 से 1772 तक लगाया गया द्वैध शासन। लेकिन इस द्वैध शासन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, इतना घूसखोरी बढ़ गया कि जो ब्रिटिश सरकार अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, उस ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप करेंगे और हम नियम और कानून बनाकर भेजेंगे, और उसी नियम और कानून के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रशासन चलाएगी। तो इसी के आधार पर सबसे पहला ब्रिटेन से जो कानून बनाकर भेजा गया कि कैसे भारत में सत्ता चलाना है, 1773 में आया रेगुलेटिंग अधिनियम। तो रेगुलेटिंग अधिनियम कब आया? 1773 में। तो पहला भाई ये लगा लेंगे, 1773 में आया रेगुलेटिंग अधिनियम। क्या था रेगुलेटिंग अधिनियम? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में या बंगाल में अपना शासन किस प्रकार चलाएगी, उसी के बारे में लिखा हुआ था, जिससे अब फिर से घुसखोरी न हो। और इस अधिनियम के तहत क्या क्या काम हुए भाई जानते हैं, कई काम रिवीजन भी कर रहे हैं। तो बताइए इसी अधिनियम, ये कब आया था? तो 1773 में आया रेगुलेटिंग अधिनियम, ब्रिटेन से भेजा गया। और इसी के तहत, इसी 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। इसी अधिनियम के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इस सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए लॉर्ड इलीजा इम्पे। लॉर्ड इलीजा इम्पे, लॉर्ड इलीजा इम्पे। तो जो एलिजा इम्पे थे मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा 3 और न्यायाधीश थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स और लॉर्ड लिमेस्टर।
इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो पहले सवाल का आंसर है 1773। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का आंसर दीजिए कि मार्ले मिंटो सुधार उद्देश्य क्या था। सबसे पहले बात ये बताइए कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है ये कब आया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 में, और इसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। लेकिन ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है वो किस नाम से आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और ये जो मार्ले है ये इस समय भारत का क्या हुआ करता था, इस समय भारत का सचिव हुआ करता था, भारत का सचिव हुआ करता था। और मिंटो, जो ये मिंटो था ये इस समय भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय मिंटो था। इन्हीं दोनों के नाम पर 1909 में भेजा गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है भाई। जैसे जान रहे हैं कि 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही भारत का विभाजन किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जब वायसराय बन के आया तो उसने देखा कि भारत में खासकर बंगाल के लोगों में देशभक्ति की जो भावना है वो बढ़ रही है, भाईचारा बढ़ रहा है। और अंग्रेज भली भांति जान रहे थे कि जब तक लोगों के मन से भाईचारा और देशभक्ति हटाया नहीं जाएगा, उनका ध्यान राष्ट्र से नहीं हटाया जाएगा, तब तक वो शासन अच्छे से नहीं कर सकते। इसीलिए बंगाल का विभाजन किया गया, और हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। और उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो अगला अधिनियम 1909 में भेजा गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम से क्या काम हुआ, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। कहने का मतलब अब जो मुसलमान होंगे उनका अलग निर्वाचन मंडल होगा, और वह एक मुसलमान एक से ज्यादा मतलब 2 वोट डालेगा, तो निर्वाचन में 2 मत डालेगा। एक मत वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को डालना क्या है, अनिवार्य है, और दूसरा मत वो जिसको चाहेगा उसको दे सकता है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, 1909 में। पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया इसके तहत, किसको, मुसलमानों को। और क्यों ऐसा किया जा रहा था, मुसलमानों को भड़काया जा रहा था जिससे हिंदू और मुसलमानों में क्या हो, मतभेद हो, लड़ाइयां हो, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, माफ करिए, अभी तो जो ब्रिटेन के लोग हैं वो अच्छे से शासन चला सकें। अगला सवाल, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन, भाई सबसे पहला सवाल तो यही है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, तो ये है 1946 में आया था। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हमारे संविधान सभा को मंजूरी मिली थी। तो सबसे पहला सवाल ये बताइए कि वह कौन सा प्रस्ताव था जिसके तहत हमारे संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों द्वारा स्वीकार किया गया था या स्वीकृति मिली थी। क्योंकि हमारे लोगों द्वारा, कांग्रेस द्वारा लंबे समय से संविधान सभा की मांग की जा रही थी, लेकिन वो पहला स्वीकृति अंग्रेजों द्वारा कौन सा था जिसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। जैसा कि आप जान रहे हैं 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के ही तहत अंग्रेजों द्वारा लंबे समय से चल रही हमारे संविधान सभा की मांग को पहली स्वीकृति दी गई थी। जैसा कि नाम से ही प्रस्ताव है, ये एक प्रस्ताव था। अंग्रेजों द्वारा कुछ शर्तें थी कि जब दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया था और बिना कांग्रेस से पूछे भारत के लोगों को क्या किया गया था, शामिल कर दिया गया था दूसरे विश्व युद्ध में। इसीलिए कांग्रेस नाराज थी, और जहां जहां भी उनकी सरकार थी प्रांतों में, वहां पर सरकार को गिरा दिया गया था। तब अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद
भारतीयों को उनकी संविधान सभा बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। तो प्रथम स्वीकृति कब मिली थी? 1940 में। लेकिन लेकिन कांग्रेस द्वारा इसको क्या किया? अस्वीकार कर दिया गया और 1940 में ही प्रारंभ हुआ। 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया। दो लोगों का नाम याद रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल पूछ रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा सदस्य नहीं था? तो जो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया था, इसमें 3 सदस्य थे। इनमें से वो 4 में से कौन है जो नहीं था? तो आप जान रहे हैं, पैथिक लॉरेंस ये थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे, और लॉर्ड एमरी ये नहीं थे। तो आपका जो सवाल का आंसर है वो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, और वो 3 सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। यही 3 सदस्य थे और इन्हीं 3 सदस्य द्वारा बनाकर भेजा गया था 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। और इसी योजना के तहत हमारे संविधान सभा को क्या किया गया? हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल भी जवाब दीजिए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भाई सवाल पूछ रहा है आपसे कि जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, भाई जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हमको आजादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी। तो ये बीच में जो समय अंतराल है, उस टाइम पीरियड में देश को किस प्रकार से चलाया जा रहा था? तो सबसे पहला ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानूनों द्वारा, एकदम गलत है। इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, यह भी गलत है। 1935 के भारत, मिसप्रिंट है लिख लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि जान रहे हैं कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, आज का जो संविधान है हमारे पास, उस संविधान में 70% से अधिक चीजें कहां से ली गई हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो आज के संविधान में 70% से अधिक चीजें 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। उसके बाद जो भी चीज बचा वो 70 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया और जो जो चीजें अच्छी लगी वो चीज वहां से अडॉप्ट किया गया। तो जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक शासन जो चल रहा था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से चल रहा था। और अगर बात करें 1935 के भारत शासन अधिनियम की, 1935 के भारत शासन अधिनियम की अगर बात किया जाए, तो ये सबसे जटिल दस्तावेज था। अभी तक जितना भी अधिनियम ब्रिटेन द्वारा भेजा गया था भारत में, उन सब में सबसे जटिल दस्तावेज था 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इसमें क्या था, भाई पूछता है आपसे, भारत शासन अधिनियम में कुल कितने भाग थे, कुल कितने अनुसूचियां थी, अनुसूचियां थी, और कितने अनुकूल अनुच्छेद थे? जिस तरह हमारा आज का संविधान है, उस तरह का पूरा एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर भेजा गया था ब्रिटेन द्वारा। तो कितने भाग थे? तो ध्यान रखेंगे, इसमें कुल कितने भाग थे? इसमें कुल 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद थे, और कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां थी बताइए भाई? बताइए कितनी अनुसूचियां थी इसमें?
तो इसमें अनुसूचियां थी 10। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें 10 अनुसूचियां थी, 321 अनुच्छेद थे और 14 भाग थे। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भाई लिख लेंगे 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का। और इसी अधिनियम के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय था कलकत्ता में, उसको स्थानांतरित किया गया कहां पे? दिल्ली में। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि 1774 में स्थापना हुआ सर्वोच्च न्यायालय का, तो कलकत्ता में, तो उस सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया कहां पे? दिल्ली में। और वो दिल्ली में स्थानांतरित हुआ तो कब से शुरू हुआ? 1937 थे। 1937 से प्रारंभ। भाई स्थानांतरित हुआ तो कोई सामान तो है नहीं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि अब जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो अब दिल्ली में होगा, लेकिन 2 साल स्थानांतरित करने में लग गए। तो 1937 से अगर इससे सवाल पूछता है कि दिल्ली में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो कब से कार्यरत है या कब से चल रहा है या उसकी स्थापना दिल्ली में कब से की गई, तो लिखेंगे 1937 से। तो 1937 से जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में कार्यरत है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में कार्यरत है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में कार्यरत है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और अगर पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत, भाई इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में इसी अधिनियम के तहत, 1937 में इसी अधिनियम के तहत बर्मा, जो आज का नाम क्या है म्यांमार, को भारत से क्या किया गया? अलग कर दिया गया। तो इस सवाल का जवाब है 1935 के भारत शासन अधिनियम। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का जवाब दीजिए। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई? तो वो कौन सा अधिनियम था जिससे जो सत्ता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहां चला गया? ब्रिटिश क्राउन के। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, ये सारी बातें पढ़ाई गई है। तो जो लोग जहां भी आपको सवाल करने में दिक्कत हो रहा है वो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो एक एक करके अच्छे से पढ़िए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां से पढ़िए, आपसे ये सारे सवाल। इसके अलावा आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, आपसे सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो जैसा कि जान रहे हैं कि हम शुरू में पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास, और 2 चरणों में पढ़ना होता है। सबसे पहला चरण चलता है 1773 से 1857 तक, और इसको कहते हैं इसके अधीन, तो कंपनी के अधीन शासन। भाई कंपनी के अधीन शासन, कंपनी के अधीन शासन जो पढ़ते हैं वो 1773 से। जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको 2 चरणों में पढ़ना होता है, एक कंपनी के अधीन शासन और दूसरा क्राउन के अधीन शासन। और जो क्राउन का अधीन शासन है वो 1858 से 1947 तक पढ़ना होता है। तो 2 चरणों में पढ़ा जाता है। और जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद से 1858 में भेजा गया 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया? बंद कर दिया गया और घोषित किया गया कि अब भारत की सामग्री कौन होंगी? महारानी विक्टोरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और भारत में जो शासन चलेगा वो किसके नाम से चलेगा? महारानी विक्टोरिया के नाम से। तो इस सवाल का जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1858,
भारत शासन अधिनियम 1858। और इस अधिनियम को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने पढ़कर सुनाया गया था। कहां पे? 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस अधिनियम को पढ़कर जनता को सुनाया गया था। और इसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। तो उस समय भारत का गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय बना। तो इसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। और इसी अधिनियम के तहत भारत में एक नया पद राज्य सचिव का पद बनाया गया, और नियंत्रक मंडल और निर्देशक मंडल जो ये दोनों थे, इनको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की जो संविधान सभा को, भाई हमने आपसे बताया कि हमारे संविधान सभा की मांग लंबे समय से चल रही थी, लेकिन संविधान सभा अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम स्वीकृति दी गई वो अगस्त प्रस्ताव के तहत दी गई थी, लेकिन उस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन जब जब 1946 की कैबिनेट मिशन योजना आई, तो इसी योजना के तहत हमारे संविधान सभा को क्या किया गया? हमारे संविधान सभा को बनाने की स्वीकृति दी गई, और 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हमारे संविधान सभा का क्या हुआ? गठन होगा। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव नहीं, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान, यही सही ऑप्शन है। तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चौथा भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो ऐसा नहीं है। संविधान सभा का गठन जो है वो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, और इसके 3 सदस्य थे जो पहले आपको बताया जा चुका है। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इस कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 1946 में, और इसी योजना के तहत हमारे संविधान सभा का गठन किया गया। क्यों गठन किया गया? क्योंकि यही संविधान सभा हमारे संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। इसीलिए संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह कहा गया था कि हमारे संविधान सभा का जो निर्माण होगा उसके सदस्य जो होंगे वो निर्वाचन द्वारा या मतदान द्वारा चुने जाएंगे। तो कुल कितने सदस्य थे? जैसा कि आप जान रहे हैं, 389, 409, 429 या 505। तो जैसा कि जान रहे हैं कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, 389 सदस्य थे, जिसमें से कुल जो है वो 389 सदस्य थे, और 389 में से 296 सदस्य निर्वाचित थे। ये निर्वाचित सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य। और 93 सदस्य जो थे वो मनोनीत सदस्य थे, मनोनीत सदस्य थे। निर्वाचित सदस्य मतलब कि 296 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा या मतदान द्वारा चुना गया था, और 93 सदस्यों को, जो 93 सदस्य थे, इन 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया था, चुना गया था। और जो 296 सीटों पे मतदान हुआ था, इसमें से 208 सीटें कौन जीती थी? कांग्रेस। 208 सीटें कौन जीता था? कांग्रेस। 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग द्वारा जीता गया था, और 15 सीटें जो थी वो अन्य लोगों द्वारा जीता गया था। और ये जो 93 थे ये मनोनीत थे। आपसे पूछेगा कि बताइए संविधान सभा के लिए प्रथम निर्वाचन कब कराए गए? और इसी संविधान सभा का जब प्रथम निर्वाचन हुआ तो उसी के बाद हमारे अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए क्या हुए? चुनाव हुए।
1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और इसका रिजल्ट कब आया? 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को हमारे अंतरिम सरकार का क्या हो गया? गठन हो गया, हमारी अंतरिम सरकार बनी। इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? जैसा कि आपको बताया गया, संविधान सभा बन गई 208 सीटों के साथ। कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा के गठन के बाद प्रथम 3 सत्र हुए। कब? 3 सत्र हुए। 3 दिसंबर 1946, माफ करिए 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। तो जैसे ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, अंतरिम सरकार बनी, उसी के बाद संविधान सभा का 3 लगातार बैठकें हुई 2-2 दिन के अंतराल पर। सबसे प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक हुई संविधान सभा के निर्माण के बाद। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई? जो हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर। तो सवाल क्या पूछा है? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? इसका सही जवाब है, अभी आपको बताया गया, 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसके अलावा, सवाल के अलावा अगर कोई बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 में जो प्रथम बैठक हुआ, इस बैठक में अस्थाई सदस्य, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन बनाया गया? किसे बनाया गया? अस्थाई सदस्य, माफ करिए अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया? जैसा कि जान रहे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। कब? जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, और वो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुआ। इसमें अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया हमारे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। और इसी में संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया हमारे संविधान सभा का उपाध्यक्ष, अस्थाई उपाध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष। कब? 11 दिसंबर 1946 को। और हमारे संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? तो वे ध्यान रखेंगे, बी.एन. राव। बी.एन. राव को हमारे संवैधानिक सभा का वैधानिक सलाहकार बनाया गया। अगली मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को, और इसी मीटिंग के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की उद्देशिका पेश की गई। संविधान की उद्देशिका पेश की गई, और यही उद्देशिका आगे चल के क्या कहलाई? हमारी प्रस्तावना। तो आपसे सवाल पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका कब पेश की गई थी? तो जब तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की उद्देशिका पेश की गई, और यही उद्देशिका आगे चल के क्या कहलाई? संविधान की प्रस्तावना। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? भाई जैसा कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? 29 अगस्त
1947 को, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसी प्रथम बैठक में ही संविधान का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान का निर्माण करने के लिए स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सबसे पहले बैठक में ही प्रारूप समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसमें से एक भीमराव अंबेडकर थे और 6 जो थे अन्य सदस्य थे। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए कि इन 4 में से वो कौन थे जो संविधान सभा के द्वारा बनाए गए प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सारदुल्लाह, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर। तो भाई अगर आप जान नहीं रहे तो इन 6, एक सदस्य का नाम जान ही गए, भीमराव अंबेडकर। अगर 6 सदस्यों की बात की जाए तो भाई एक एक करके नाम लिख लेंगे। लिखिए, टी.टी. कृष्णामाचारी, माधवराव, के.एम. मुंशी, पहले, दूसरे, तीसरे, टी.टी. कृष्णाचारी, माधवराव, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सारदुल्लाह, चौथे थे मोहम्मद सारदुल्लाह, पांचवें गोपाल स्वामी आयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये 6 थे। गोपाल स्वामी नाम लिखा हुआ है, गोपाल स्वामी आयंगर, और 6वें थे कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। ये 6 सदस्य और एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। टोटल प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। तो बताइए इन 7 में कहीं भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आया? नहीं। तो इस सवाल का जवाब जो है ऑप्शन ए है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। हाँ, एक सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्रारूप समिति के वो कौन से सदस्य थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था, और उन्हीं की जगह पे भेजा गया था टी.टी. कृष्णाचारी को। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब संविधान सभा का निर्माण हो गया तो हमारी संविधान सभा द्वारा कई सारी समितियों का निर्माण किया गया। उसमें से एक समिति थी संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे संविधान द्वारा बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया, जैसे झंडा समिति, संघ संविधान समिति, इसके अलावा अल्पसंख्यक समिति। तो बहुत सारी समितियां थी। तो सबसे सवाल का जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां भी संघ नाम आ जाए तो भाई एक ट्रिक है, जहां संघ नाम आएगा वहां आंसर आप कर सकते हैं किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो यह बात करें संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति, ये सब कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष, भाई 2 अध्यक्ष, एक अस्थाई अध्यक्ष और एक अस्थाई अध्यक्ष। तो
इसके झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जवाब दीजिए। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन स्वीकार किया। हमारे संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया था। तो जैसा कि जान रहे हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को क्या किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। और अगर पूछें कि जब संविधान को स्वीकार किया गया था उस पर टोटल कितने लोगों द्वारा साइन किया गया, जब संविधान देखेंगे पीछे पृष्ठ पे तो उस समय टोटल 299 लोगों ने क्या किया, उस पर साइन किया हुआ है। तो हमारे संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अंतिम रूप से कब स्वीकृति की गई, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। संविधान दिवस। संविधान को अपने हाथों से किसके द्वारा लिखा गया। तो संविधान को जिस व्यक्ति ने लिखा था उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। तो प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से हमारे संविधान को लिखा, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। और जब संविधान की आप मूल प्रति देखेंगे तो ये जो प्रेम बिहारी रायजादा थे, इन्होंने कहा था कि हम संविधान लिखने का कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे, और हमारा बस यही इच्छा है कि हम संविधान के हर पृष्ठ पे नीचे अपना नाम लिखे। इसीलिए जब मूल कॉपी देखेंगे तो हर संविधान के हर पेज के नीचे लिखा हुआ प्रेम, तो वो किसका नाम है, प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्होंने अपने हाथों से, तो जो राइटिंग है वो उसकी है, प्रेम बिहारी रायजादा की। हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया। इस दिन लागू हुआ। इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और कब बनाया गया था, 26 नवंबर को। इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। अगला सवाल, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया। भाई ज्यादातर आप जान रहे हैं कि पढ़े होंगे कि लिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। तो सबसे पहले वो कौन सा देश था जिसने संविधान को लिखना शुरू किया, लिखने की प्रथा शुरू की। वह कौन सा देश था जहां संविधान लिखा गया सबसे पहले। इस सवाल का जवाब बताइए, कौन सा ऐसा देश है। हमारा भी लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम ये काम शुरू किया। तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का ही संविधान है जो सबसे पहले लिखा गया। तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम कहां जन्म ली, स्विट्जरलैंड से। आगे बढ़ेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किन शब्द को नहीं जोड़ा गया। भाई अगर आपसे सवाल पूछे कि बताइए हमारे प्रस्तावना में सबसे पहली संशोधन या सबसे पहली बार संशोधन प्रस्तावना में कब किया गया, तो याद रखेंगे प्रस्तावना में जो संशोधन है वो किया गया था 1976 में। 1976 में हमारी प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। और वो कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत पहली बार हमारे प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और इसमें कुछ शब्द जोड़े गए। तो सवाल ये है कि बताइए प्रस्तावना में किन शब्द को नहीं जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो भाई आप ध्यान रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया और एकता और अखंडता जोड़ा गया। तो क्या नहीं जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष। तो वही आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या नहीं जोड़ा गया, तो ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष शब्द
तो ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, कि हमारा राष्ट्र कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष, हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्म को मानेंगे और यहाँ के लोगों को ये स्वतंत्रता होगी कि वो किसी भी धर्म की उपासना करे, उसको मान सकते हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी का मतलब यहाँ एक विचारधारा है, एकता और अखंडता। तो 3 शब्द ये जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। क्या नहीं जोड़ा गया था, कूटनिरपेक्ष। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो भी जैसा कि आपसे बताया गया कि संविधान सभा के बनने के बाद सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या पेश किया गया, संविधान की उद्देशिका पेश किया गया, उद्देशिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया उद्देशिका, और यही उद्देशिका आगे चल के क्या कहलाई, प्रस्तावना। यही उद्देशिका क्या कहलाई, प्रस्तावना। देखिए एग्जामिनर के पास जो सवाल है ना वो लिमिटेड है, तो बार बार बस भाषा में परिवर्तन करके वो बार बार सवाल पूछता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीएस पूछता है, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो एग्जामिनर के पास लिमिटेड चीजें ही हैं। लेकिन वो कर क्या सकता है भाई, डाटा तो वो बदल नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो भाषा में परिवर्तन करेगा। अब इस सवाल में ही देख लीजिए, उसने प्रस्तावना न कह के क्या कह दिया, उद्देशिका। अब जिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि उद्देशिका ही क्या है, प्रस्तावना है, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अभी पीछे वाले सवाल में ही जाने कि प्रस्तावना में सबसे पहले कब संशोधन किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, सबसे ऑप्शन दिया 38वां, 40वां, 42वां। तो इस सवाल का जवाब है सी ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में उद्देशिका में परिवर्तन किया गया। और क्या परिवर्तन किया गया भाई, जैसा कि बताए 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जवाब दीजिए, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनैतिक कुंडली, भाई ये सवाल बढ़िया है, आप ध्यान रखेंगे कि किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को या उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनैतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। ये बढ़िया सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनैतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। किसने किया, भीमराव अंबेडकर ने, N.A. पालकीवाल ने, कन्हैयालाल या K.M. मुंशी है, पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठाकुर दास भार्गव। तो कौन थे भाई, तो ध्यान रखेंगे इस सवाल का जो आंसर है वो है K.M. मुंशी। K.M. मुंशी के द्वारा ही उद्देशिका को क्या कहा गया, भारतीय संविधान की राजनैतिक कुंडली कहा गया K.M. मुंशी के द्वारा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भाई जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 70% से अधिक संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, और जो बचा वो 70 से अधिक देशों का संविधान हमारे लोगों द्वारा पढ़ा गया, और उसमें से जो चीजें अच्छी लगी उन चीजों को वहां से अडॉप्ट कर लिया गया। तो जो लोग अच्छे तरीके से पढ़े हैं वो तो सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाह रहे हैं तो भाई हमारे चैनल TSC ऑनलाइन क्लासेस में जाइए और वहां
पढ़ाया जा रहा है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू से एकदम जीरो से। इससे पहले अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो जाइए विजिट करिए चैनल पे, आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। वहां पढ़ाया गया है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कहने का मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो विदेशों द्वारा हमारे संविधान में अडॉप्ट करके लिखी गई हैं। तो वहां है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग जाके पढ़ेंगे, एक बार तो जरूर जाइए, आपको सारी बातें बेहद अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन जो लोग पढ़े हैं वो लोग इस सवाल का जवाब दीजिए कि जो समवर्ती सूची है, भाई क्या होती है सूचियां। तो भाई ये ध्यान रखेंगे कि संघ, भाई हमारा देश क्या है, सबसे पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। और ये जो सूचियां हैं, संघ, संघ कहिए केंद्र कहिए, तो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो किस आधार पे किया गया है या किसके तहत किया गया है, वो सूचियों के तहत किया गया है। इसीलिए शक्तियों का बंटवारा जो सूचियों के तहत किया गया है, इसीलिए कितनी प्रकार की सूचियां हैं, तो तीन, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो वर्तमान में जो संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो पहले 66 थे, वर्तमान में कितने हैं 61, और 5 कहां चले गए। राज्य सूची के 5 विषयों को उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, टोटल 52 विषय हैं, जो पहले कितने थे 47 थे। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि समवर्ती सूची का प्रावधान या अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, कहां से हमने समवर्ती सूची को अडॉप्ट किया है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही हमने समवर्ती सूची अपनाया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही हमने अपनी प्रस्तावना की भाषा, भाई अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, तो अमेरिका। लेकिन उस प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी, किस तरह से उसको लिखा जाएगा, तो उस भाषा को कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ेंगे। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो इनमें से वो कौन से लक्षण है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि, हटाने की विधि। भाई सवाल में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से, यहां लिखिए भाई नहीं ग्रहण किया है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा हो, मौलिक अधिकार हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना हो, ये सारा प्रावधान कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो ये डी ऑप्शन, ये तीनों ही चीजें कहां से ली गई हैं, यूएसए से। तो सवाल में थोड़ा संशोधन करिए कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से नहीं ग्रहण किया गया। नहीं, सवाल सही है, माफ करिएगा, सवाल सही है। तो ये तीनों ही चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, तीनों ही चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों क्या है, सही है, ए बी सी तीनों। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा क्या होता है, भाई सर्वोच्च न्यायालय जो होता है अपने द्वारा दिए गए निर्णय की खुद समीक्षा कर सकता है कि उसके द्वारा कोई गलती तो नहीं हो गई है, या दूसरे के द्वारा दिए गए निर्णयों को भी क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, उसी को समीक्षा। मौलिक अधिकार, भाई पढ़ना होता है भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको पद से हटाने के लिए जो प्रावधान है, या राष्ट्रपति को पद से हटाने के जो प्रावधान है, ये सभी प्रावधानों को कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। सवाल सही है, ये ऑप्शन डी, तीनों ही सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जवाब दीजिए। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है,
कौन सा वो अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? जैसा कि जान रहे हैं, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो भारत में जो सबसे पहले पहले समय से चली आ रही कुप्रथा को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, छुआछूत को अंत कर दिया गया। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों की बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं बोलने की स्वतंत्रता इसी के तहत। और अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का अंत। अगर बात करें अनुच्छेद 23, भाई ये क्या है अनुच्छेद? मानव तस्करी पर प्रतिबंध, मानव तस्करी पर, मानव तस्करी पर प्रतिबंध। और बलात् श्रम, भाई जबरन किसी से काम करवाने पर भी क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव तस्करी पर प्रतिबंध, मानव तस्करी, मानव तस्करी एवं बलात् श्रम, बलात्, बलात् श्रम पर क्या है? प्रतिबंध, श्रम पर प्रतिबंध। तो अनुच्छेद 17 क्या है? भारत से अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को बहुत सारी अभिव्यक्ति एवं वाक की स्वतंत्रता, या इसके अलावा बहुत सारी स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। तो बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। अगर बात करें 19 अनुच्छेद 23 की, तो अनुच्छेद या आर्टिकल 23 अगर बात करें, तो इसके तहत मानव तस्करी पर क्या लगाया गया? मानव तस्करी और बलात् श्रम, जबरन किसी से काम करवाने पर भी क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। और अगर बात करें अनुच्छेद 24 की, तो अनुच्छेद 24 के तहत ही बच्चों के शोषण पर भी क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध, कि आप कि 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को आप क्या नहीं, काम नहीं करवा सकते। तो सवाल पूछ रहा कि बताइए किस अनुच्छेद में बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगाया गया? तो अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जवाब दीजिए। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? भाई बात कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो जैसा कि जान रहे हैं कि किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का अगर आपके हनन हो रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। तो आर्टिकल 20, माफ करिए 32, आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जाते हैं? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय। तो आप किस हर मामले को लेकर डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो डायरेक्ट आप कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। और किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। अगर पूछें कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपको पावर देता है उच्च न्यायालय जाने के लिए? तो अगर पूछे कि उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, या ये कहा जाए कि आप किस अनुच्छेद के तहत, आप किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? उच्च न्यायालय।
तो अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत आप मौलिक अधिकार के हनन होने पर कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। और अनुच्छेद 32 के तहत कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, इस सूचियों को क्या करना है? मिलान करना है। तो बताइए, दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। क्या है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश का महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में भी जैसा कि जान रहे हैं। टोटल वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भाई सबसे पहले बात याद रखेंगे, मूल संविधान। मूल संविधान, और मूल संविधान किसको कहा जाता है? वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को हमारे पास था। और आज वर्तमान का संविधान, वर्तमान का संविधान। तो उस समय अनुसूचियां, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जैसा कि जान रहे हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इन्हीं किन अनुसूची में किस चीज के बारे में कौन सी अनुसूची है उसी का मिलान करना है। जैसे प्रथम अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो जैसा कि आप जान रहे हैं, मिलान किया जाए। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, विभिन्न पदों के लिए पद, और थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ दिक्कत है, राज्यसभा के राज्यों और केंद्र, थोड़ा आधा अधूरा है ये सवाल। वैसे अगर बात करें पहली अनुसूची के बारे में, तो वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में है। तो पहली अनुसूची क्या है? ये सही है, पहला का मिलान जो है वो पहला है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के विषय में कौन सी संविधान की अनुसूची है जिसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में है? तो सबसे पहले बात करें कि भारत का पदाधिकारी किसको कहते हैं। जैसे पदाधिकारी है प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो इन सारे लोगों को क्या कहा जाता है? पदाधिकारी। और इन सभी के वेतन और भत्ते के विषय में कहा लिखा हुआ है? अनुसूची 2 में। तो क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में कहा लिखा हुआ है? ये कट के इधर चला आया है, तो भाई थोड़ा इतना कंप्रोमाइज करिए, ये भी सही है। विभिन्न पदों के लिए पद और शपथ तृतीय अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है? ध्यान न दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में। और जितने भी पदाधिकारी आपको भी बताए हैं हम, उनमें से 3 ऐसे हैं जिनके शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। और वो कौन है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ये 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। और सारे पदाधिकारियों की शपथ के बारे में कहां लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में। जैसा कि जान रहे हैं, इन लोगों का शपथ अनुसूची में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनुच्छेदों में लिखा गया है। और अगर अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां वह तालिकाएं होती हैं, अनुसूचियां वह तालिकाएं होती हैं जिनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र, भाई ये सवाल थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में गलती हो गया, तो अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। अनुसूचियों में जो भी चीज लिखा हुआ है वो संविधान के अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है। तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य, संघ एवं
केंद्र शासित राज्यों के बीच क्या है, क्षेत्र, उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में। दूसरे में है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन और भत्ते के विषय में। तीसरा है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में। और चौथा क्या है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के विषय में। तो ये सवाल में टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है, आगे बढ़ेंगे। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? भाई जैसा जान रहे हैं, हाल फिलहाल में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और लोकसभा का चुनाव हुआ है तो हमारे लोकसभा में मंत्रिपरिषद का भी क्या किया गया है, गठन किया गया है। और ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किस लिए होते हैं? सबसे पहली बात तो ये जानेंगे कि हमारे संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में सदस्यों का जो चयन है वो आम जनता द्वारा लोकसभा चुनाव में हर 5 साल में किया जाता है। और राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है। और उसके सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं, हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। लेकिन लोकसभा हर 5 साल में क्या होता है, भंग किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं। तो हाल फिलहाल में अभी 18वीं, भाई जैसा कि आप जान रहे हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं। और इस चुनाव में गठबंधन, बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी है। और जब चुनाव हुए हैं तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का क्या होता है, एक मंत्री परिषद। जो ये संघ का मंत्री परिषद होता है, संघ का मंत्री परिषद, संघ का मंत्री परिषद, जो संघ का मंत्री परिषद होता है, अगर पूछें कि इस मंत्री परिषद का काम क्या होता है, तो राष्ट्रपति का सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना। तो ये जो मंत्री परिषद है ये किसको सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और इसी मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद का काम क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह देना। तो अगर सरकार बनी है, मंत्री परिषद का गठन हुआ है, किस लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और जो व्यक्ति इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है वही कहलाता है भारत का प्रधानमंत्री। तो संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषद के गठन के बारे में, भाई अगर आपसे बात पूछें कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा, वो किस अनुच्छेद में है, तो वो है आर्टिकल 74 के 1 में। लेकिन अगर बात करें आर्टिकल 75 की, अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और संघ के मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि मंत्री परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो सबकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा सबकी नियुक्ति की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के तहत। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 75। मंत्रिपरिषद का काम है राष्ट्रपति को सलाह देना। और इसी मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 74 के ए में है और इनकी नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 में। और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन है। भाई भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है और कौन होता है, क्या काम करता है। ये भारत का सबसे बड़ा
विधि का ज्ञाता होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? भाई ध्यान रखेंगे, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगर इसकी कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष का। और ये पूरी तरह निर्भर करता है राष्ट्रपति पे। कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहेगा इसको पद से क्या हटा देगा। और इसका जो पद होता है वो किसके बराबर होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। और ये भारत का सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता होता है। और ये भारत सरकार को क्या करता है? वैधानिक सलाह देता है। वैधानिक विधि से संबंधित जो सलाह है कौन देता है? महान्यायवादी। और महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो भाई जानते हैं अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो सारी चीजें नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह अपना त्यागपत्र किसको देता है? यह अपना त्यागपत्र भी किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को। और इसका पद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ये भारत, अब भाई आप कह सकते हैं कि यह भारत सरकार का वकील होता है। अगर भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो जाते हैं तो उनका केस कौन लड़ेगा? ये महान्यायवादी। आप कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में भारत का न्यायवादी कौन है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? भाई सवाल आपसे लोकसभा से पूछ सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो बताइए भाई, जैसा कि हमने आपसे बताया कि हर 5 साल में लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। इसीलिए तो उसको संसद का निम्न सदन कहते हैं। हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है। और कौन भंग करता है? तो लोकसभा को अगर बात किया जाए कि लोकसभा को कौन भंग करता है, हर 5 साल में लोकसभा भंग होती है, तो इसको भंग कौन करता है? तो लिखेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को क्या करता है? भंग कर सकता है। लोकसभा में सत्र की शुरुआत, भाई किसी भी लोकसभा हो राज्यसभा हो, सत्र की शुरुआत करना हो, सत्रावसान करना हो या लोकसभा को भंग करना हो, ये सारा काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है। और वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को ये शक्ति या पावर प्रदान करता है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लिखेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 85 या अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, सत्र की शुरुआत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। तो सारा काम अनुच्छेद 85 ही वो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को क्या करता है? वो शक्ति प्रदान करता है जिससे वो लोकसभा को भंग कर सकता है या उसकी शुरुआत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, धन विधेयक। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। सबसे पहले तो ये जानेंगे विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और विधेयक क्या होता है। भाई जैसा कि जान रहे हैं कि कोई भी कानून अगर बनाना हुआ, केंद्रीय स्तर पे कोई कानून बनाना हुआ, तो वो कहाँ बनता है? कहने का मतलब इस संघ की जो विधायिका है वो कहाँ से चलती है? तो संसद से। तो संघ के लिए, केंद्र के लिए अगर कानून बनाना हुआ तो कौन बनाएगा? संसद। और राज्य के लिए कानून बनाना होगा तो उस राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाया जाता है। और किसी कानून को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लाया जाता है? एक विधेयक लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है, और वो संसद के दोनों सदनों में एक एक करके पारित किया जाता है। संसद में बिल आता है, उस बिल पे चर्चा होती है, और अगर उसके बाद मतदान किया जाता है, और अगर मतदान में 2/3 लोग ये चाह रहे हैं कि हाँ ये बिल जो है अच्छा है,
तो वो 2/3 बहुमत से अगर पास होता है तो वो अगले सदन में चला जाता है। वहां भी यही प्रोसेस होता है, चर्चा होती है, मतदान होता है, और अगर वहां भी 2/3 लोग, कुल सदस्यों की 2/3 लोग को लगता है कि ये कानून अच्छा है, ये बिल अच्छा है, तो वो पास हो जाता है। फिर कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। और अंतिम रूप से राष्ट्रपति जब उसको क्या करते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वही विधेयक कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक पेश किया जाता है, बिल लोकसभा में पास कराया जाएगा, राज्यसभा में पास करवाया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वही विधेयक बिल क्या बन जाएगा? अधिनियम और एक्ट। इसी तरह राज्य में अगर कानून बनाना हुआ तो बिल आएगा, विधेयक आएगा, उस राज्य के विधानसभा में और विधान परिषद में, वहां अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल द्वारा अगर उस पर हस्ताक्षर, अपनी सहमति दे दी गई, तो वो जो बिल है, वो जो विधेयक है, वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो कितने प्रकार के, सबसे पहले बात करें, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक के प्रकार, विधेयक कुल 4 प्रकार के होते हैं भाई। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, 1 2 3 4 प्रकार के। सबसे पहले है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। धन विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, और चौथा है संशोधनात्मक, संशोधनात्मक विधेयक। अगर बात करें साधारण विधेयक की, तो आर्टिकल, साधारण विधेयक के बारे में अनुच्छेद 107 में लिखा हुआ है। अगर बात करें धन विधेयक के बारे में, तो आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में है धन विधेयक। संशोधनात्मक विधेयक की बात करें तो आर्टिकल 368। संशोधनात्मक विधेयक होता है कि संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो किस प्रकार का विधेयक आता है, तो कहा जाता है संशोधनात्मक विधेयक। अगर धन से संबंधित कोई विधेयक आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? धन विधेयक। और ध्यान रखेंगे, धन विधेयक हमेशा सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। तो धन विधेयक में लोकसभा की शक्ति जो है वो राज्यसभा से ज्यादा होती है, और लोकसभा में अगर धन विधेयक पास हो गया तो उसको पास माना जाता है, वो राज्यसभा में जाएगा, औपचारिक रूप से 14 दिन के अंदर उनको पास करना अनिवार्य है। तो धन विधेयक सबसे पहले पेश कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। इसके अलावा जो भी विधेयक है वो कोई भी अनिवार्य नहीं है, चाहे वो लोकसभा में पहले पेश कर सकते हैं या राज्यसभा में, लेकिन धन विधेयक अनिवार्यतः सबसे पहले कहाँ पेश करना होता है? लोकसभा में। और धन विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 110। वित्त विधेयक के बारे में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वित्त विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सबसे पहले बात करें कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश एक नियमित समय का कानून होता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? विधायिका के पास। तो अगर केंद्र के लिए कानून या संघ के लिए कानून बनाना होगा तो संसद में बनेगा, और किसी राज्य के लिए, राज्य में अगर कानून बनाना होगा तो उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन अगर संसद नहीं चल रही है, अगर संसद चल नहीं रही है, भाई जैसा जान रहे हैं कि साल में 3 सत्र होता है संसद का, और उसी सत्र के दौरान कोई कानून बनाना हुआ तो उसी पे चर्चा होता है, बहस होती है, और फिर मतदान किया जाता है कानून उस
हिसाब से बनाया जाता है। भाई कोई विधेयक आता है, उस पर चर्चा होती है, मतदान होता है, और अगर वो पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, तो वो विधेयक, अधिनियम, एक्ट या कानून बन जाता है। लेकिन अगर वो संसद का सत्र नहीं चल रहा है और अर्जेंट बेस पे किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करके एक नियमित समय के लिए कानून बना सकते हैं। जिस भी कानून की आवश्यकता है वो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करके नियमित समय के लिए कानून बना सकते हैं। एक ऑर्डिनेंस क्या करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाएगा। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिली है? तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और यह एक नियमित समय का कानून होता है। अगर आपसे पूछे कि एक अध्यादेश अधिकतम अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, भाई अभी बताएं। नियमित समय का कानून होता है, तो ज्यादा से ज्यादा जो ये राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाया गया है अध्यादेश जारी करके, वो कितने समय तक लागू रह सकता है? तो जैसा कि जान रहे हैं कि 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति बाध्य है संसद का सत्र बुलाने के लिए। तो 2 सत्रों के बीच में ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम समय सीमा कितना हो सकता है? 6 माह। 6 माह। और जो ये अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, ये कब तक मान्य होगा? जब तक संसद का सत्र नहीं बुलाया जाता। तो जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है, जब संसद का सत्र होगा तो उसमें ये फिर चर्चा होगी, अगर वो पास हो जाएगा तो फिर कानून बन जाएगा। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र होगा तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कब? तो मैं अधिकतम सीमा अगर पूछा जाए किसी अध्यादेश की, तो भाई बताएंगे अधिकतम 6 महीना। तो क्या है? 6 माह जो है वो अधिकतम सीमा है 2 सत्रों के बीच की। लेकिन संसद का सत्र होने के 1.5 महीने बाद स्वतः या अपने आप अध्यादेश क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो 1.5 माह। तो अगर टोटल पूछा जाए तो एक अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 7.5 महीना। इससे ज्यादा कोई अध्यादेश काम नहीं कर सकता। तो जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा सत्र बुलाया जाएगा, उसके 1.5 महीने बाद अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जवाब दीजिए। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? भाई भारत में कोई नया राज्य का गठन करना हुआ या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हुआ, तो ये अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है या मंत्रिमंडल के पास है, राष्ट्रपति के पास है या संसद के पास है? तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, भारत में नया राज्य का जन्म हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये सारा काम, ये सारा अधिकार किसके पास है? संसद के पास। इसका ऑप्शन डी, पार्लियामेंट ही क्या कर सकती है? नाम में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का जन्म। भाई जैसे कि जानते हैं अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारत में नए राज्यों का प्रवेश। तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा राज्य या क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर वो चाहता है भारत में मिलना, तो उसको भारत में क्या किया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। और एग्जाम्पल कहे तो सिक्किम हमेशा से भारत राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, बाद में वो शामिल हुआ। उसी प्रकार अगर बात करें अनुच्छेद 3 की, तो भारत में, भाई भारत के अंदर ही नए राज्यों का जन्म, उनके नाम या सीमाओं में परिवर्तन के बारे में कहा है, अनुच्छेद 3 में है।
और ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 ही, अनुच्छेद 3 ही एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसमें परिवर्तन या संशोधन करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। और इसमें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 3 में, मैं भी बताए, भारत में कोई नया राज्य बनाना हुआ, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हुआ, या किसी राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करना हुआ, तो वो सारा काम करने के लिए किस आर्टिकल में संशोधन करना होगा, अनुच्छेद 3 में। और ये भी बताए कि अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करने के लिए जो ये सारी चीजें हैं, इनमें कोई भी संशोधन करना हुआ तो सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, फिर विधेयक और बिल संसद में जाएगा। तो राज्य के गठन के लिए, सीमा में परिवर्तन करने के लिए, या कोई भी काम हुआ जो अनुच्छेद 3 के तहत है, वो कौन कर सकता है, संसद ही कर सकती है। अगला, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग। भाई, इसी राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या कहा जाता है? इसी राज्य फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। तो इस सवाल का जवाब कौन है? फजल अली, ऑप्शन ए। भी अगर बात करें राज्य पुनर्गठन, तो जब आजादी नहीं मिली थी हमको अंग्रेजों से, तब कांग्रेस द्वारा कहा गया था कि आजादी मिलने के बाद हम राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। लेकिन आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया? एक कमेटी का गठन किया, जिससे पूछा गया कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। एक एक करके बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया, उसमें से एक थी फजल अली आयोग। और इसी ने कहा कि नई नई भाषा के आधार पर होना चाहिए, और भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके तहत कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का जवाब है फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्त आयोग का जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 249, 280, 368 या 370? ध्यान रखेंगे, वित्त आयोग है अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 में। अगला सवाल, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। भाई, जैसा कि जान रहे हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन, पहले ये जो संपत्ति का अधिकार है ये कैसा अधिकार था? ये था मौलिक अधिकार, ये था मौलिक अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत
इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहां रख दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और ये पहले अनुच्छेद 31 में लिखा हुआ था, लेकिन मौलिक अधिकार से जब हटाया गया तो इसको कहां लिखा गया? अनुच्छेद 300 के ए में, आर्टिकल 300 का ए। ऑप्शन डी सही है इसका। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और इसको अनुच्छेद 31 हमारे संविधान से हटा दिया गया और हमारे संविधान में जोड़ दिया गया अनुच्छेद 300 का ए। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 300 के ए में, आर्टिकल 300 ए। अगला, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अखिल भारतीय सेवा, भाई कौन होता है अखिल भारतीय सेवा? बात करेंगे अखिल भारतीय सेवा के बारे में। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312। और अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? तो इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो चैनल पे जाइए और पढ़िए। अगला, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान? इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन, भाई जानते हैं कि अगर बात करें आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? किसी बाहरी देश के आक्रमण के समय या आक्रमण की संभावना के समय, युद्ध के समय, या भारत में जनता के द्वारा सशस्त्र विद्रोह। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने 352, आर्टिकल 352 की शक्ति का प्रयोग करता है और क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा देता है। लेकिन अगर कोई राज्य अपने राज्य का प्रशासन अच्छे से नहीं चला पा रहा है या विधानसभा में वो अपना बहुमत अच्छे से प्रूफ नहीं कर पा रहा है या अपना बहुमत खो दे रहा है, तो उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देता है कि यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ का प्रशासन चलाने में क्या है? असमर्थ है, तो इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को वो शक्ति देती है कि वो राज्य में क्या लगा सकता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल किसमें लिखा हुआ है? 356। ऑप्शन ए, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। और अगर बात करें आर्टिकल 360, इसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, यह आपातकाल आज तक कभी हमारे देश में नहीं लगा हुआ है। अगर देश दिवालिया हो जाएगा, पैसा नहीं रखेगा, आर्थिक रूप से क्या हो जाएगा? आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा, उस स्थिति में लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? तो आर्टिकल 360 है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। और ये सारा
आपातकाल उपबंध जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि वो कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राज्य का नाम बताइएगा। अगला सवाल, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या होता है संयुक्त अधिवेशन? भाई जैसा कि जान रहे हैं कि संसद में कानून बनाने के लिए जो विधेयक या बिल आता है वो दोनों सदनों में किसी में भी पेश किया जा सकता है, और जब एक सदन में पास हो जाएगा तो दूसरे सदन में भी जाएगा, और वहां भी अगर पास हो जाएगा तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर अपना सहमति दे देता है तो वो विधेयक या बिल क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई यह जो विधेयक या बिल है आया है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे जो चर्चा होना है दोनों सदनों को एक साथ बुला के कराना चाहिए, तो जब दोनों सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब यही होता है कि किसी बिल पर चर्चा करने के लिए दोनों सदनों को एक साथ, राष्ट्रपति को लगता है कि ये बिल खास है, अहम है, तो वो दोनों सदनों को एक साथ एक जगह बुलाते हैं, और जब दोनों सदन एक जगह बुलाया जाता है तो उसको बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में लिखा हुआ है, या किस अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगर सवाल पूछे कि इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्षता करता है। तो जो भी लोकसभा का अध्यक्ष है वही भी संयुक्त अधिवेशन का क्या करेगा? अध्यक्षता। लेकिन धन विधेयक, अगर कोई धन विधेयक है उस पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन इसके अलावा कोई भी विधेयक है उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो 108 के तहत। तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 108। अगला सवाल, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? सबसे पहले तो जानेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके बारे में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, शॉर्ट में कहते हैं CAG। सबसे पहले इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका कार्य क्या होता है? इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और इसका काम क्या होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम होता है भारत सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा रखना। तो जो भी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो क्या काम करता है? सरकार की आय, कितना आय हो रहा है और कितना व्यय हो रहा है, इसी का लेखा जोखा रखने का काम करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगर बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है, तो आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148
ऑप्शन डी सही है इसका। अनुच्छेद 148 में है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्य बता दिया आपसे कि क्या काम करता है। इसको पद से हटाना हुआ तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, भाई लिख के जवाब दीजिएगा कि भारत का इस समय वर्तमान में सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल का जवाब दीजिए। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के बारे में लिखा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए आर्टिकल 300, माफ करिए 170, आर्टिकल 170। तो आर्टिकल 170 में क्या है? विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। विधान आर्टिकल 170 क्या कहता है? विधान परिषद की संरचना। और अगर आपसे पूछें कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्य। वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। भाई जैसे संसद क्या है? संघ की विधायिका, उसी प्रकार राज्य की विधायिका क्या है? उस राज्य का विधानमंडल। जिस प्रकार संसद में लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, उसी प्रकार विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन कहते हैं और विधानसभा को राज्य का निम्न सदन कहा जाता है। लेकिन सिर्फ 6 ही राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, और वो कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे किन किन राज्यों में है। दूसरा बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार। तीसरा महाराष्ट्र। चौथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पांचवा कर्नाटक और छठवां तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में, इन 6 राज्यों में राज्य का जो विधानमंडल क्या है? 2 सदनीय है। कहने का मतलब वहां विधानसभा भी है और क्या है? विधान परिषद भी है। और भारत में किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन करना हो या विधानसभा का विघटन करना हो, विधानसभा का गठन, विधान परिषद का, माफ करिएगा, विधान परिषद का गठन करना हो या विधान परिषद को उस राज्य से हटाना हो, ये सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो भाई ध्यान रखेंगे आर्टिकल 169 के तहत संसद के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या विघटन कर सकती है। तो अनुच्छेद 170 में है क्या? विधान परिषद के बारे में। और ऑप्शन सवाल क्या पूछ रहा है कि विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान। तो भाई समाप्ति का जो प्रावधान है वो कहाँ है? वो है आपके आर्टिकल 169 में। ऑप्शन बी सही होगा इसका। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हुआ या उसको समाप्त करना हुआ, ये पावर किसके पास है? संसद के पास। और अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसको विघटित कर सकती है। और कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। इसके अलावा हर जगह विधानसभा है। मतलब कहने का मतलब ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल 2 सदनीय है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169। आगे बढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ध्यान रखेंगे आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा
मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद ध्यान रखेंगे? आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अपने आर्टिकल 358 का प्रयोग करके 358 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 358 के तहत मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। सबसे पहला मौलिक अधिकार जो निलंबित किया जाता है आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले निलंबित होने वाला मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 को सबसे पहले आपातकाल की स्थिति में क्या किया जाएगा? निलंबित किया जाएगा। और वो कौन से अनुच्छेद है जो आपातकाल की स्थिति में भी, या वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होते? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी निरस्त नहीं होते हैं या निरस्त नहीं किए जा सकते, कभी भी निरस्त नहीं किए जा सकते। तो सबसे पहले निरस्त होने वाला अनुच्छेद है 19 और कभी भी निरस्त न होने वाला अनुच्छेद है 20 और 21। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? आपातकाल की स्थिति में निरस्त कर सकता है। तो ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, ऑप्शन सी। तो आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो सबसे पहला काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। और अगर आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए, अच्छे अच्छे सवाल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे और बहुत सारे वीडियो इस तरह के लेके आएंगे। पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री का भी वीडियो इस तरह का आएगा जो आपके साथ सवाल डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और इम्पोर्टेंट सवाल आप कर भी पाएंगे। लेकिन अगला वीडियो तभी आएगा जब आपका इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा होगा, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। तो अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी आप कर रहे हैं, कांस्टेबल की, री एग्ज़ाम की, या उसके अलावा कोई सी भी एग्ज़ाम की, उस तैयारी को और मजबूत करने के लिए ऐसे क्लास ज़रूर अटेंड करिए। और अगर आपको और क्लास चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।